वाला डेटा सेट था उसको मैं ला रहा हूँ। फ्रूट वाला जो डेटा था क्लासिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम चाहते हैं वही क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, एक मॉडल ट्रेन किया जाए जो हमारा प्रिडिक्शन करेगा फ्रूट का। हम उसे डायमीटर और वेट को बताएंगे और वो प्रिडिक्शन करे फ्रूट ये होगा। इस काम को केनेबर क्लासीफायर से भी हम कर सकते हैं मॉडल ट्रेन करा के। इस काम को करने के लिए मॉडल ट्रेनिंग हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी करा सकते हैं। इस काम को करने के लिए हम डिसीजन ट्री भी यूज़ कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हम इनसेम्बल के अंदर बैगिंग यूज़ कर सकते हैं। बैगिंग के अंदर रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग क्लासीफायर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। बूस्टिंग के अंदर एडा बूस्ट क्लासीफायर हम यूज़ कर सकते हैं। तो 6-7 ऑप्शन तो हमारे पास अभी तक हो चुके हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आज और ऐड करते हैं, एक और एल्गोरिथम जिसका नाम है हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM। तो एक और एल्गोरिथम होती है SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। SVM ग्रुप ऑफ एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट हमारा कर रहा है। इसके अंदर क्लासिफिकेशन करना है। तो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर है, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर SVC। और रिग्रेशन के लिए सपोर्ट वेक्टर आर, SVR। तो सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर क्लासिफिकेशन के लिए हो गया, और क्लासिफिकेशन और ये हो गया रिग्रेशन के लिए। चलिए अब इस सपोर्ट वेक्टर मशीन को समझना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है। ये जो डेटा है, इस डेटा को मैं पहले प्लॉट कराऊंगा जिससे कि समझाने में मुझे आसानी होगी, और जानबूझकर मैंने इसलिए ये वाला डेटा लिया है ताकि मैं ग्राफिकली बेटर वे में समझा पाऊँ। स्कैटर प्लॉट मैंने बनाया। एक्स पे DF डॉट डायमीटर रख दिया, वाई पे DF डॉट वेट रख दिया, और यू की वैल्यू टारगेट कर दी। ये हमारे साथ एक पिक्चर बनकर आई। ब्लू डॉट बनाना वाले सैंपल्स हैं, और जो ऑरेंज डॉट हैं ये हमारे एप्पल वाले सैंपल। अब जब ये डेटा हम सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम एसक्यूएल। तो अभी मैं ट्रेनिंग टेस्ट में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे डेटा को मैं ट्रेनिंग डेटा मान लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट एस वी एम नाम से मॉड्यूल है, इंपोर्ट SVC नाम की क्लास।
तो क्लास का नाम एसवीसी है, मतलब एक्रोनिम बोलने में भी और है भी इसी नाम से ही है, एसवीसी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर बोल सकते हो, लेकिन इस नाम से कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा, मॉडल बनाया अपना, मॉडल इक्वल टू एसवीसी। अब यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो आपके पास ट्रेनिंग डेटा आया है, जब हम उस ट्रेनिंग डेटा को एसबीसी वाले मॉडल को देते हैं, तो ये मॉडल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता है जिससे हमारे सैंपल्स दो अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई हो जाएं, दो अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई हो जाएं। अभी ये बाइनरी क्लासिफिकेशन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होगा ये बाद में पढ़ेंगे, तो अभी बड़ा स्पेसिफिक होकर हम पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एस बी सी विद बाइनरी क्लासिफिकेशन। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन में भी दो तरह से होगा, लीनियर और नॉन लीनियर। ऐसे ही जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करेंगे वो भी ऐसे ही होगा, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, तो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन से पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे चीज़ आसान रहेंगी और इंटरनल कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएंगे। तो जब हम अपने मॉडल को डेटा देंगे, तो हमारा जो मॉडल है वो हमारे ट्रेनिंग डेटा को एक लाइन के थ्रू सेपरेट करना चाहेगा। एक ऐसी लाइन आ जाए जिसके एक तरफ के सैंपल एक क्लास के आ जाएं और दूसरी तरफ के सैंपल दूसरी क्लास के आ जाएं। ऐसी लाइन को वो हमारा क्या करता है, ढूंढता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सर ऐसी लाइन तो एक तो यही है, तो इस लाइन को अगर आप देखो तो इस लाइन के एक तरफ सारे सैंपल बनाना है और दूसरी तरफ एप्पल है विद वन आउटलायर, ये रहा। मतलब 99% सैंपल तो क्लासीफाई हो ही गए, 1% रह गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब सर ऐसा आप कह रहे हो, मेरे मन में ऐसे आ रहा है, तो ये कौन सी गलत है? ये लाइन भी तो सही हो सकती है, अभी भी तो वही बात कही जा सकती है। इस लाइन के एक तरफ एक क्लास के सैंपल हैं, दूसरी तरफ दूसरे क्लास के सैंपल हैं। सर ऐसे तो फिर भीड़ लग जाएगी लाइनों की, ये भी सही है। कोई बोलेगा सर ये सही है, कोई बोलेगा, तो ऐसे कोई खत्म नहीं होगा फिर ऐसे, ये भी सही है। तो कौन सी लाइन ज्यादा सही है, ये मॉडल अपने आप डिसाइड करता है, और वो हम सीखेंगे कि मॉडल आखिर डिसाइड करता कैसे होगा। तो एसडीएम बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमारे ट्रेनिंग डेटा को दो पार्ट में तोड़ता है। एक पार्ट एक क्लास के सैंपल के लिए, दूसरे पार्ट में दूसरी क्लास के सैंपल होंगे। अब उन दोनों को सेपरेट करने की एक लाइन बनाता है। अगर मान लीजिए सर आपके सैंपल ऐसे होते ही नहीं, पता चला कि सर कुछ सैंपल यहाँ पर भी हैं,
और कुछ ये मैंने यहाँ डाल दिए। अब तो सर लाइन आपकी बनी नहीं पाएगी, ऐसी लाइन बनाना पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस तरह के डेटा को एक लाइन से दो पार्ट में तोड़ दें। सब हौच पौच, सब मिक्स है एक दूसरे में। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई बाइनरी क्लासिफिकेशन तो है, दो क्लासेस तो हैं, लेकिन वो दो क्लासेस हम बहुत अच्छे से दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे एक सीधी लाइन का यूज करके। तो वो प्रॉब्लम जहां पर हम एक सीधी लाइन का यूज करके अपने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे, लीनियर बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और जहां पर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, जहां पर हम अपने एक लाइन का यूज करके अपने डेटा को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर लाइन की जगह पर कॉन्सेप्ट यूज होता है हाइपर प्लेन। तो कॉन्सेप्ट आता है हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन एक लाइन है अगर लीनियर क्लासिफिकेशन, ठीक है। और अगर वो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन है तो फिर एक लाइन नहीं बनेगी, फिर एक पूरा प्लेन बनेगा। प्लेन काइंड ऑफ ऐसे हो सकता है, ऐसे इमेजिन कर लो। ऐसे सोचो ये कोई रॉड बीच में खड़ी है और हवा में ये लटका हुआ है प्लेन, ऐसे आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। तो अब हम अपने एसवीएम का जब मॉडल बनाते हैं तो इसे बताते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो सर ऐसे आप पहले ग्राफ बना के देखोगे? हमने कहा सही तरीका तो नहीं है ये, क्योंकि हर डेटा सेट का हम इजीली ग्राफ बना पाए ऐसा जरूरी नहीं है ना। क्योंकि अभी मेरे पास दो ही फीचर हैं, एक आ गया एक्स पर, एक आ गया वाई पर। मान लो तीन फीचर होते, चार फीचर होते तो कहाँ से दिखा देते? आप दिखा ही नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है हमने देखा ही नहीं उसे, बस हमें डेटा मिल गया कि बाइनरी क्लासिफिकेशन का डेटा है। अब हमें नहीं पता कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? यहाँ पर एक फंक्शन होगा, एक हाइपर पैरामीटर होता है जिसका नाम है कर्नल। कर्नल हाइपर पैरामीटर की वैल्यू आप यहाँ पर देते हैं लीनियर। इसका मतलब इंटरनली एक लाइन बनाई जाएगी और वो उस लाइन से ही सैंपल को दो पार्ट में तोड़ने की कोशिश करेंगे, जितनी हो गई ठीक है। अगर डेटा आपका बहुत मिक्स है तो एक लाइन के थ्रू ऐसा कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं होगा, तो एक्यूरेसी बहुत बेकार आएगी क्योंकि सैंपल सब इधर उधर मिक्स हो गए। तो अब लीनियर कर्नल ये हो गया। और अगर नॉन लीनियर कर्नल अगर होगा तो क्या होगा? तो नॉन लीनियर कर्नल में हमारे पास एक ऑप्शन आता है पॉली, एक आता है सिग्मोइड, एक आता है आरबीएफ। तो जब नॉन लीनियर पढ़ाएंगे उस समय डिस्कस करेंगे इनको। अभी हम लीनियर शुरू करते हैं। मैंने छोटा ही डेटा लिया है सबसे पहले, हमने लीनियर कर्नल ले लिया, ठीक है। अब कोई एक सैंपल लेकर आए। अब देखो, एसबीएम भी फीचर स्केलिंग मांगता है, तो अगर आपकी फीचर स्केलिंग नहीं होगी तो हो सकता है कि अच्छा एक्यूरेसी ना आए, और अगर स्केलिंग होगी तो बेटर एक्यूरेसी आ सकती है। बहरहाल मैंने फीचर स्केलिंग नहीं करी है, एज इट इज लिख दिया है। तो एक सैंपल लेके आए जिसमें हमारा डायमीटर 2.8 है, वेट 39 है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे इसका प्रिडिक्शन कराना है,
तो कैसे कराएंगे? तो यहाँ पर भाई मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें आपने क्या पास कर दिया अपना सैंपल पास। अभी एक्स वाई निकाला नहीं है मैंने, निकाल लेते हैं। क्या रहा है बनाना, और इससे पूछो भाई प्रोबेबिलिटी, मना कर देगा कि एसबीएम मैं तो प्रोबेबिलिटी को सपोर्ट ही नहीं करता। प्रोजेक्ट प्रोबेबिलिटी इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी चाहता हूँ तो मुझे एज ए हाइपर पैरामीटर पास करना होगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालें, तो क्लास जीरो की प्रोबेबिलिटी इतनी है और क्लास वन की प्रोबेबिलिटी इतनी। ठीक है, तो इस तरह से हम सपोर्ट वेक्टर को लीनियर क्लासिफिकेशन के साथ समझेंगे। अब बात आती है समझने की कि सर बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा, कौन सी लाइन बनी होगी, ठीक है, उसकी बात करें। मान लीजिए एक लाइन ये बनी, ठीक है, मान के चलते हैं इंटरनली एक लाइन ये हमारी ड्रॉ करी गई। अब इस लाइन के पैरेलल दो लाइनें बनाई है। एक लाइन किसी एक क्लास के जो सबसे नियरेस्ट सैंपल्स हैं उनसे होकर गुजरेगी। तो ये बनी एक लाइन, और इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन और बनाई है जो हमारा दूसरी क्लास के जो सबसे नियरेस्ट सैंपल्स हैं उससे होकर गुजरेगी, लेकिन इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो सर एक ही निकला, हमने कहा कोई बात नहीं, एक निकला दो निकला उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं, ये हो गया मेन हाइपर प्लेन आपका, इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाइपर प्लेन। और इसे बोलते हैं नेगेटिव हाइपर प्लेन। पॉजिटिव हाइपर प्लेन, और इसे बोलते हैं नेगेटिव हाइपर प्लेन। ठीक है, अब
हम क्या देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपर प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है डिस्टेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल डी या डिस्टेंस। दोनों हाइपर प्लेन, नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपर प्लेन के बीच की डिस्टेंस। अब इस पिक्चर को मैं कहीं सेव करके रख लेता हूँ। L1 नाम से सेव करता हूँ, सब हटा देते हैं। अब सर हमने माना कि लाइन वो सही नहीं थी, लाइन दूसरी वाली सही है। ये सही है सर। हमने कहा चलो ये मान लो। अब क्या करोगे, हमने अब फिर से वही खेल, इस लाइन के दो हाइपर प्लेन, यानी इस मेन हाइपर प्लेन के दो हाइपर प्लेन और बनाओ, एक नेगेटिव हाइपर प्लेन और एक पॉजिटिव हाइपर प्लेन। नेगेटिव हाइपर प्लेन वो होगा जो हमारी किसी एक क्लास के सबसे नियरेस्ट जो होंगे मेन हाइपर प्लेन के सैंपल, उनसे होकर गुजरेगा, होगा इसके पैरेलली। तो हमने कुछ ऐसा बनाया। अब दूसरे से तो एक ही निकलेगा, और तो कुछ निकलेगा नहीं मुझे लग रहा। मान लीजिए ऐसा बनाए। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालो। इस वाली पिक्चर के साथ अब दूसरी वाली पिक्चर को कंपेयर करो। ये है इससे पहले वाली। अब आपने वो हाइपर प्लेन सेलेक्ट करना होता है जिसमें मार्जिन मैक्सिमम हो। तो जो कैपिटल डी है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो वो हाइपर प्लेन सेलेक्ट होगा, यानी इंटरनली लूप चल रहा होगा पीछे। पहले एक लाइन बनी होगी, फिर उसके हाइपर प्लेन बनाए होंगे, फिर उसका मार्जिन निकाला होगा, फिर दूसरी बनाई होगी, रिपीटेडली इस काम को करते रहे होंगे। फिर उनमें से जो मैक्सिमम मार्जिन का हाइपर प्लेन रहा होगा, उसको उन्होंने फाइनल हाइपर प्लेन को सेलेक्ट करा होगा। तो इंटरनली बाइनरी क्लासिफिकेशन विद लीनियर कर्नल इस तरीके से काम होता है। बेस्ट हाइपर प्लेन को ढूंढने का तरीका है मैक्सिमम मार्जिनल प्लेन। जो मैक्सिमम मार्जिनल का हाइपर प्लेन होगा वो पिक किया जाएगा। तो मैक्सिमम मार्जिनल हाइपर प्लेन क्या होता है, ऐसा हाइपर प्लेन जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपर प्लेन की डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, वो हमारा यूज होगा। ठीक है, क्योंकि
अगर हम साइंस देखें तो ऐसा होने के पीछे फायदा ये निकलेगा कि हम बेटर वे में क्लासिफाई कर पा रहे होंगे, मैक्सिमम मार्जिनल को लेकर चल रहे हैं, मतलब हम ज्यादा अच्छे से दोनों क्लास को सेपरेट कर रहे हैं। अगर ये मार्जिन कम रह गया, इसका मतलब है दोनों क्लास के सैंपल बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ क्लासिफाई नहीं हो पा रहे होंगे, इन दोनों के बीच का मार्जिन बहुत कम है, ना के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनली इस काम को किया गया होगा। अब मान लीजिए ये वाला फाइनल हुआ, जो लास्ट मैंने बनाया ये फाइनल हुआ, इस तरह के तो और बहुत सारे बने होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नहीं पॉजिटिव हाइपर प्लेन ये वाला, ये पॉजिटिव हाइपर प्लेन होगा, ये नेगेटिव होगा। तो हाइपर प्लेन के राइट हैंड साइड वाला हाइपर प्लेन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो नेगेटिव होगा। मान लीजिए ये डिसाइड हुआ। अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई सपोर्ट वेक्टर में सपोर्ट कौन है, वेक्टर कौन है, ठीक है, तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव हाइपर प्लेन पे लाई करने वाले डेटा पॉइंट होते हैं, ट्रेनिंग डेटा पॉइंट होते हैं, इनको सपोर्ट वेक्टर कहते हैं। तो जो मैंने इमेजिन किया, अगर ऐसा ही एसवीएम ने कंसीडर किया तो तीन सपोर्ट वेक्टर बने, एक बना नेगेटिव क्लास का और एक बना पॉजिटिव क्लास। नेगेटिव क्लास कौन सी होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वो नेगेटिव क्लास होगी, जो बाद में आएगा वो पॉजिटिव क्लास होगी। तो मेरे डेटा में दो क्लास हैं, एक का नाम है एप्पल, एक का नाम है बनाना। तो बताओ इसमें एप्पल क्लास कौन सी होगी हमारी। ठीक है, अब अगर अपने कोड को लेकर चलें तो इस कोड में भी हम ये बात पूछ सकते हैं, मॉडल बताना सपोर्ट वेक्टर कितने आए जो आपने बनाया। तो सपोर्ट अंडरस्कोर वेक्टर्स अंडरस्कोर नाम से एक प्रॉपर्टी है, नहीं जो हमने सोचा वो नहीं। पहला सपोर्ट वेक्टर ये आया 4.8 और 70 वाला, दूसरा आया 4.8 और 79 वाला, तीसरा आया 4.8 और 90 वाला, 3 4 5 6 सपोर्ट वेक्टर आए, मतलब जो हमने सोचा और भी इससे अच्छा को निकल आया हो, 6 सपोर्ट वेक्टर निकले हैं। अभी बताना कौन किस क्लास का है, 4.8 और 70 ढूंढो। एक तो निकला है ये, दूसरा ये, दूसरा भी तो यही है, दो तो ये निकले, और एक 7.1 वाला निकला था, ये बनाना क्लास का था। तो कितने एप्पल क्लास के कितने बनाना क्लास के हैं, वो बात कहाँ से पता चलेगी, मॉडल से पूछेंगे, मॉडल डॉट सपोर्ट अंडरस्कोर। सपोर्ट अंडरस्कोर मतलब कौन कौन से इंडेक्स के सैंपल हमारे क्या बने हैं, सपोर्ट वेक्टर बने हैं, 8वें इंडेक्स का, 9वें इंडेक्स का। देखो ये 8वां ही तो था, ये 9वां था, और 20 5 11 एक और है इसके अंदर। क्लासेस अंडरस्कोर, ये तो पता ही है, दो क्लास है। एक होता है जिसमें ना ये पता चलता है कि किस क्लास के कितने बने।
ये एन अंडरस्कोर सपोर्ट, एन अंडरस्कोर सपोर्ट अंडरस्कोर बताता है किस क्लास के कितने, एप्पल क्लास के 3 बने और बनाना क्लास के भी 3। पहला एप्पल क्लास होगा नेगेटिव क्लास, दूसरा बनाना क्लास होगा। सपोर्ट वेक्टर, मशीन में सपोर्ट वेक्टर का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। सपोर्ट वेक्टर वो वेक्टर, वेक्टर का मतलब वो ट्रेनिंग पॉइंट, वेक्टर का मतलब वो ट्रेनिंग पॉइंट है ना, वो ट्रेनिंग पॉइंट जिनसे होकर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव हाइपरप्लेन गुजरेंगे, वो क्या है हमारे सपोर्ट वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसा आपने बताया कि हमारा मॉडल हमारे सैंपल को प्रिडिक्ट कर रहा था, तो इसका मतलब कॉफिशिएंट और इंटरसेप्ट निकला होगा क्योंकि लाइन बनी है बीच में। तो मॉडल से पूछ सकता हूँ मॉडल कॉफिशिएंट क्या है, तो उसने बताया ये हमारा पहला कॉफिशिएंट है डायमीटर का, ये वेट का कॉफिशिएंट। इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट बना है। अब मान लीजिए मेरा सैंपल था, अब आप प्रिडिक्ट मेथड को भूल जाओ, आप खुद बताओ कि प्रिडिक्ट मेथड कैसे काम करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी हाइपर प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे। हाइपर प्लेन से डिस्टेंस, जिस सैंपल का मैं प्रिडिक्शन करने आया हूं उस सैंपल की हाइपर प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं, जो मेन हाइपर प्लेन था उससे। कैसे निकालोगे, लाइन की इक्वेशन का यूज करके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब इसमें दो फीचर हैं, वेट और डायमीटर। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सी। अब जिसको हम y कह रहे हैं, यहाँ पर इसको y हटाकर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, हमारी लाइन की इक्वेशन में हम अपने सैंपल को पास करेंगे और वो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या बताएगा, वो रिजल्ट बताएगा कि हमारा सैंपल की हाइपर प्लेन से डिस्टेंस क्या आएगी। तो लिखो वैल्यू m1 x1, m1 दैट मीन्स ये सैंपल है, m1 पहला कॉफिशिएंट इंटू x1 प्लस m2 इंटू x प्लस सी। डिस्टेंस आ गई 1.43। ठीक है, इफ डिस्टेंस लेस देन जीरो, इफ डिस्टेंस लेस देन जीरो सैंपल बिलोंग टू नेगेटिव क्लास। और हमारे एग्जाम्पल नेगेटिव क्लास कौन सी है, एप्पल। एल्स, अब एल्स में बेटर है एलिफ लगाओ, एलिफ डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो, मतलब डिस्टेंस नेगेटिव आई तो नेगेटिव क्लास है, डिस्टेंस पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव क्लास से बिलोंग करेगा। आसान सा कॉन्सेप्ट है। बनाना, जो हमारा हाइपर प्लेन है
इस तरह से निकाला गया होगा कि जो भी सैंपल आएगा उसकी डिस्टेंस 0 आएगी नहीं, यानी कि वो किसी न किसी हाइपरप्लेन की तरफ जरूर होगा, या तो नेगेटिव की तरफ होगा या पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, डिस्टेंस 0 आने का चांस ना के बराबर होगा। और मान लीजिए जो आपने कहा कि अगर डिस्टेंस यहाँ पर 0 आ जाती है, हाँ, तो अगर डिस्टेंस 0 आई है, इसका मतलब जो हमारा प्रिडिक्शन वाला पॉइंट आया है वो सीधा हाइपरलेन पर लाई करता है, मतलब उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव क्लास में बिलोंग होने की और इक्वल प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव क्लास में बिलोंग होने की। और ऐसे केस में जब टाई होता है तो हमेशा आपको रिजल्ट पता है किसका निकाला जाता है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले क्लास आएगी उसका है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 0 के साथ आप नेगेटिव क्लास में जा सकते हैं अगर आप 0 वाले पॉइंट को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली बात जो लिखी है ये हर लैंग्वेज की अलग अलग हो जाएगी। हम एसक्यूएल में ये इस बात को लिख सकते हैं, जनरलाइज वे में मशीन लर्निंग में ये बात सही नहीं है। ये तो देखना पड़ेगा कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, उसने क्या करा है टाई के केस। तो जब भी इक्वल टू वाला पॉइंट आता है, दो क्लास के बीच में टाई हो गया, तो ये टाई तभी होगा जब डिस्टेंस 0 आएगी। और ऐसा होने के केस में हम प्रिडिक्शन किस क्लास का देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहली क्लास यानी एप्पल क्लास का देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा लीनियर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारी समझ में आ जाता है कि ये हमारा क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अपने मॉडल को ट्यून कर सकते हैं। ट्यून कैसे करेंगे ट्यून, उसके लिए हम अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में पहले तोड़ेंगे और फिर ट्यून करने की कोशिश करेंगे बेटर वे में। ठीक है, तो जो मेरा डेटा था मैंने उसको तोड़ा, तो हम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्सट्रेन टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई। प्रोबेबिलिटी निकालनी निकालो, नहीं निकालनी मत निकालो। अब ट्रेन स्कोर और टेस्टिंग स्कोर निकालो या क्रॉस वैलिडेट करो, कोई एक काम करना। अभी जो आपका आया है वो 1 और 0.5 स्कोर आया है। मैक्सिमम मार्जिन प्लेन को निकालने के लिए यहाँ पर एक हाइपर पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है सी। सी नाम का हाइपर पैरामीटर है। अब सी नाम के हाइपर पैरामीटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये जो वैल्यू होगी ये हमारी 1 होगी। इस वैल्यू को हम कम या ज्यादा करके मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
इसकी वैल्यू जितनी कम हम करते जाते हैं, मार्जिन उतना बेस्ट होता जाता है। इसकी वैल्यू हम जितनी बढ़ाएंगे, उतना मार्जिन कम होता चला जाएगा। हमें कौन सा वाला मार्जिन का प्लेन चाहिए होता है? मैक्सिमम मार्जिन का। तो इसकी वैल्यू हम कम करेंगे, कम करेंगे, 1 से छोटी क्या होगी? 0.8 करके देख लो। तो इसका मतलब यह है कि अब हम ज्यादा मार्जिन वाले हाइपर प्लेन की तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कम करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और करके देख लो। बहुत ज्यादा अगर आप कम करेंगे तो मिस क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्जिन इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमारा जो सैंपल है वो एक ही तरफ हमारे आ जाएं। और कम करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं तो पड़ा। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारा मैक्सिमम मार्जिन प्लेन की बात करती है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा सी की वैल्यू छोटी कर देते हैं तो हमारा अंडर फिटिंग की सिचुएशन बन जाती है, जो कि दिख रही है हमारे। इसको आप अपना ट्यून करके चल सकते हैं। तो अभी हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा हम समझ पाए, लेकिन हाँ ये समझ रहे हैं कि सी की वैल्यू के बदलने से फर्क पड़ता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उससे कम की तरफ बढ़ना है। तो मैंने 0.001 करके देखी, तो वो ये आ। अब सी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पिक्चर समझिए। तो पढ़िए एक बार, फिर मैं समझाता हूँ। और जल्दी से आपको अगर समझना है तो सिर्फ इस वाले पॉइंट को फोकस करिएगा। उसके पिक्चर देखिएगा, सारा खेल इसी में है। इसको पढ़ो, पिक्चर देखो, इसको देखो, पिक्चर देखो। बाकी नीचे की कहानी जो लिखी है नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल रहा है। तो सी हमारे हाइपर प्लेन को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। सी जब बड़ा था तो हाइपर प्लेन दूसरा निकाला है मॉडल ने, और सी की वैल्यू जब छोटी रखी है तो हाइपर प्लेन दूसरा निकाला है। सैंपल तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, सैंपल में कोई डिफरेंस थोड़ा ना आएगा। अब आप सी की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी कर दोगे तो हो सकता है कि ये जो हाइपर प्लेन है ये हमारा कुछ ऐसा बना दिया जाए जो इन सब से होके जाए। अब इधर वाला हो सकता है ये यहाँ से होके चला जाए। ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये मिस क्लासिफिकेशन आपका ये वाले सैंपल का हो जाएगा, इन सैंपल। हाँ हाँ। नहीं, बीच में कैसा आएगा? बीच में तो हाइपरप्लेन खुद ही बैठा है ना। या तो कोई भी सैंपल जिसका प्रेडिक्शन हम करने आ रहे हैं, या तो वो सैंपल इसी हाइपरप्लेन पे आएगा, या इसके इधर आएगा, या इसके इधर आएगा। अगर वो लाइन पर ही आया तो टाई हो गया, और अल्फाबेटिकल के हिसाब से आउटपुट आएगा। और अगर वो नेगेटिव आया तो इस क्लास से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव आया तो इस क्लास से बिलोंग करेगा, इस तरह से कर सकते। तो सी यहाँ पर क्या होता है, अगर हम शब्दों में बोलें तो सी को रेगुलराइजेशन पैरामीटर कहा जाता है। रेगुलराइजेशन का मतलब क्या होता है? जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब क्या होता है? जहां पर लो बायस लो वेरिएंस की बात करी जाती है। मतलब मेरा मॉडल ट्रेनिंग पे भी अच्छा चल रहा है और टेस्टिंग पे भी अच्छा चल रहा है, जनरलाइज है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक पर बहुत अच्छा चल रहा है दूसरे बेकार चल रहा है। तो सी जो हाइपर पैरामीटर है वो एक जनरलाइज मॉडल ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है? तो सी की वैल्यू आप यूज करते हैं बेस्ट हाइपर प्लेन को ढूंढने के लिए। और जब आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं सी की बेस्ट वैल्यू, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो आपका होता है ग्रिड सर्च सीवी, रैंडम सर्च सीवी, वहां पर आप सी की वैल्यू को बेस्ट फाइंड कर सकते हैं कि क्या वैल्यू सी की रखें कि ये हमारा सही काम हो जाए। जब डेटा ज्यादा बड़ा होगा तो ये ज्यादा बेटर वे में चीजें समझ में आएंगी हमारे। कोई और डेटा उठाओ बाइनरी क्लासिफिकेशन का जिसमें ज्यादा सैंपल्स हो। नहीं, अभी हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, है ना। हमारा प्लेन थ्री डायमेंशन भी हो सकता है, बिल्कुल थ्री डायमेंशन प्लेन भी हो सकता है। थ्री डायमेंशन प्लेन में अगर हम जाएंगे तो सेम मैनर में हमारा काम होगा। आयरिस डेटा सेट की अगर हम बात करें तो आयरिस डेटा सेट के साथ इस बात को देखा जा सकता है ना। मुझे आयरिस डेटा सेट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास चार डायमेंशन है, क्योंकि चार फीचर है उसके अंदर। ठीक है, और तीन क्लास है उसके अंदर। तो आप उसको लेकर चल सकते हैं, या उनमें से भी कोई दो डायमेंशन लेके चल सकते हो, तीनों लेके चल सकते हो। तो कोई सा भी डेटा उठा लो जिसमें दो से ज्यादा डायमेंशन हो, तीन हो चार हो, तो आप लेके चल सकते हो। इस सी की वैल्यू को समझने के लिए कोई और डेटा सेट उठाते हैं, फाइन वाला डेटा उठाते हैं। फाइन वाले डेटा में माइट भी हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। और इसमें डायमेंशन भी ज्यादा है। फाइन वाले डेटा में 13 डायमेंशन है, 13 फीचर, डायमेंशन मतलब फीचर्स है। इम्पोर्ट लोड फाइन। अब वही ट्रेन टेस्ट। 8473, 9682।
डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, तो जो आ रहा है वो आ रहा है 1 और 86। तो अभी ओवर फिटिंग है इसमें, ट्रेनिंग पता चल रहा है, टेस्टिंग पता नहीं चल रहा है। तो सी का काम होता है, पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो मैक्सिमम मार्जिन वाले प्लेन को आइडेंटिफाई करवाना, और अपने कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जनरलाइज मॉडल को ट्रेन करना। जनरलाइज मॉडल या रेगुलराइज मॉडल, रेगुलराइज या जनरलाइज का मतलब है ऐसा मॉडल जिसमें मॉडल ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर एक जैसा है, ठीक है, उसे बोलते हैं जनरलाइज या रेगुलराइज मॉडल। तो सी की वैल्यू 1 से मैंने यहाँ पर 0.8 करी, अभी फर्क नहीं पड़ा, 0.6 करी, थोड़ा सा जनरलाइज हुआ। जनरलाइज होने का मतलब है कि मॉडल अगर ट्रेनिंग में बहुत अच्छा चल रहा था, टेस्टिंग पे खराब चल रहा था, तो ट्रेनिंग में कुछ एरर ले आओ, ट्रेनिंग डेटा में कुछ एरर ले आओ। मतलब मॉडल को ट्रेनिंग डेटा 100% क्लासिफाई मत करने दो। याद करो डिसीजन ट्री पढ़ाया था, डिसीजन ट्री मेरे ट्रेनिंग डेटा को तोड़ता हुआ चला आता था। तो इससे क्या होता था, ट्रेनिंग डेटा पूरी तरह से क्लासिफाई हो गया मेरा, टेस्टिंग का नहीं होता था, तो हम क्या बोलते थे, मॉडल क्या हो जाएगा, ओवरफिट हो जाएगा। तो ओवरफिटिंग का मतलब है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर बहुत फोकस कर रहा है, एक एक सैंपल को अलग अलग क्लासिफाई हो जाए ऐसा हाइपरप्लेन निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं मॉडल ऐसा नहीं करो, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि आप ट्रेनिंग डेटा पर बहुत फोकस करोगे और टेस्टिंग डेटा हो सकता है कि मिस क्लासिफाई हो जाएगा, ओवरफिट हो जाए मॉडल। अब हम सी का यूज कर रहे हैं इस काम को करने के लिए। 0.3 कर दिया, 0.1 कर दिया, 0.01 करके देखा। ज्यादा कम करने पर फिर तो जहां तक हो रहा है वहां तक अपना ये थोड़ा बेटर आया। ये और बेटर लग रहा है। 9886, 9986, 9886। इनिशियली क्या था, 1 और 86। ये ज्यादा सही लग रहा है। और एक काम करो, क्या करो, अपने डेटा को आप स्केल करो, क्योंकि वैन का डेटा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें स्केलिंग की जरूरत थी, उसको स्केल करके दो, तो शायद ज्यादा बेटर वे में हमारा ये हमारी चीजों को समझ पाएगा। अभी डिफॉल्ट के साथ चलाओ, डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। तो ये आया, ये। अब इसको ट्यून करो 0.5 पे, 0.3 पर, 0.2 पर, 0.1,
0 1 2 ये ज्यादा सही है ना, 99 और 91। और ये तो और अच्छा आ गया था, यहाँ पर वेरिएंस खत्म ही हो गया। तो ये सबसे जनरलाइज आपका मॉडल बना है जिसमें वेरिएंस है ही नहीं, ना के बराबर है। ढूंढो कोई और वैल्यू, हो सकता है ट्रेनिंग में भी अच्छा आ जाए। पर ऐसे कहाँ तक ढूंढ पाओगे हमसे? हमने कहा इसी के लिए तो रैंडमाइज सर्च और ग्रिड सर्च का यूज होता है। चलो, एकदम खराब हो गई। मुझे जो समझाना था वो आई गैस आप समझ पा रहे होगे कि सी क्या है। तो सी को पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे ब्रेन में, तो मैक्सिमम मार्जिन डिसाइड करने का हाइपर पैरामीटर होता है। लेसर वैल्यू ऑफ सी मींस मैक्सिमम मार्जिन, लार्जर वैल्यू ऑफ सी मींस मिनिमम मार्जिन। कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सी एक हमारा श्रिंकेज पैरामीटर है या रेगुलराइज वाला पैरामीटर है। रेगुलराइजेशन का मतलब है कि हम अपने मॉडल को ऐसा ट्रेन करना चाहते हैं जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर एक समान, उसे बोलते हैं रेगुलराइजेशन। डेट मीन्स जिसमें ओवरफिटिंग ना, डेट मीन्स जिसमें वेरिएंस ना के बराबर। ठीक है, तो ऐसे मॉडल को रेगुलराइज मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो एसवीएम का यूज हम जनरली तभी पसंद करते हैं एसवीएम को जब हम एक ऐसा मॉडल ट्रेन करना चाहते हो जो रेगुलराइज हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेनिंग पर बहुत अच्छा हो, टेस्टिंग पर बहुत अच्छा हो, मैं चाहता हूँ रेगुलराइज, दोनों पर एक जैसा हो, या तो दोनों पे खराब हो या दोनों पे सही हो, दोनों पर मीडियम हो, जैसा है दोनों पर एक जैसा है। ज्यादातर लोग ऐसा मॉडल मांगते हैं कि भी हमें एक समान बिहेवियर शो करने वाला मॉडल चाहिए, चाहे सीन डेटा हो चाहे अनसीन डेटा हो। तो वहां पर एसबीएम को ज्यादा प्रेफर किया जाता है इस काम को करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन बहुत है, आई थिंक 13 डायमेंशन है। तो अगर मैं यहाँ पर शेप निकाल लूँ, 178 सैंपल है और 13 डायमेंशन का डेटा है। अब 13 डायमेंशन का डेटा को हम पिक्चर नहीं बना पाएंगे। भाई दो का तो पिक्चर बन गया कि भाई एक डायमेंशन कहाँ पर चली गई, एक्स पर, एक चली गई वाई पर। अच्छा, इस बात को मैं बता देता हूँ, मैंने आई गेस बताया है नहीं बताया नहीं पता, मैं दोबारा बता दें। जब आप कोई ग्राफ बनाने की बात करते हैं रिग्रेशन में और क्लासिफिकेशन में, ग्राफ बनाने का क्या स्टैंडर्ड रहता है? रिग्रेशन में ग्राफ बनता है एक फीचर यानी एक डायमेंशन और एक टारगेट के साथ। दैट मीन्स एक्स पर आपका फीचर होता है और वाई पर आपका टारगेट होता है। क्लासिफिकेशन में जो ग्राफ बनता है वो दोनों डायमेंशन के बीच बनता है। यहाँ पर एक डायमेंशन होगी आपकी और यहाँ पर दूसरी डायमेंशन होगी, सेपल लेंथ सेपल विड्थ, या सेपल लेंथ पेटल लेंथ, या पेटल विड्थ या सेपल लेंथ, कोई भी आप दो फीचर आप यहाँ लगा सकते हो। एक फीचर यहाँ पर आएगा और एक फीचर हमारा यहाँ पर आएगा। अब क्लासिफिकेशन में जो जो सैंपल आ रहे हैं उनको कैसे डिवाइड करोगे कि ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये बर्फी कलर है, ये वर्जनिका है, ये सतोसा है, कौन है? तो उसमें जो टारगेट है वो कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो टारगेट कॉलम है तीसरा, वो हमारा कलर कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है कि जितने सैंपल सतोसा क्लास के हैं वो एक हो जाएं, जितने सैंपल बर्फी कलर के हैं वो एक हो जाएं, जितने वर्जनिका के हैं वो तीसरे एक रंग के हो जाएं। तो जो यू नाम का आर्गुमेंट होता है, यू आर्गुमेंट में हम क्या पास करते हैं? अपना टारगेट पास करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जब हम अपना स्कैटर चार्ट बनाते हैं
तो एक्स पर एक फीचर होता है, वाई पर भी ये फीचर होता है। और जो टारगेट है वो हम कलर कॉम्बिनेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो रिग्रेशन का डेटा है। एक्स पर एक फीचर, वाई पर टारगेट। अब आप बोलोगे सर मान लो इस वाले केस में फीचर 5 हुए तो भाई हमारे पास कोई तरीका नहीं है विजुलाइज करने का। आपको ऐसे 5 डायग्राम बनाने चाहिए। पहला फीचर टारगेट, दूसरा फीचर सेम टारगेट, तीसरा फीचर सेम टारगेट, चौथा फीचर सेम टारगेट, पांचवा फीचर सेम टारगेट। अगर बनाना ही चाहते हो, इस वाले केस में सर मेरे पास 4 फीचर हुए तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है। 2 फीचर टारगेट डाल दिया कलर पे, अब जो बच गए 2 वो एक पिक्चर और बना हुआ है, ऐसी ऐसी एक पिक्चर और बनेगी उन दोनों के लिए। तो इस तरह से मल्टीपल फिर चार्ट आपको बनाने होंगे अगर आप बनाना ही चाहते हो। कि हमारे पास एसकेलर्न में या बैकप्लॉट में या सीबॉर्न में ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हमारा 3 से ज्यादा डायमेंशन पे काम करे। 3 डायमेंशन तक है, अगर आपके पास 3 डायमेंशन है तो 3 दिखा सकते हैं, 3 का सपोर्ट है। और 3 का सपोर्ट भी रिसेंटली ऐड करा है, उससे पहले 2 ही तक था। तो 3D से ज्यादा पिक्चर हमारा एसकेलर्न और मैटप्लॉटलिब एक साथ नहीं बना सकता। आपको अलग अलग पिक्चर बनानी होगी, तो बनाने की जगह समझनी होगी कि आप समझिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 13 डायमेंशन है तो 13 डायमेंशन का पिक्चर नहीं बनेगा। तो आप ऐसा सोचो, ये पहला फीचर हो गया x1, ये दूसरा फीचर हो गया x2, ये तीसरा फीचर हो गया x3, ये चौथा फीचर हो गया x4, x5, x6। ऐसे करके सोचिए, हवा में चीजें लटकी हुई हैं हमारी साथ, ऐसे आप समझ सकते। चलिए, तो अब सी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंटरव्यू के अंदर भी काफी पूछा जाता है। और हमारा मॉडलिंग करने में, यानी जब हम मॉडल बनाते हैं अपने डेटा पर, उसमें भी काफी यूज हो रहा है, प्रैक्टिकली यहाँ पर देख रहा है। और ये उस केस में ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है जब, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, ये उस केस में ज्यादा यूजफुल होता है जब मेरे डेटा में जरूरत से ज्यादा फीचर हो। जब मेरे डेटा में जितने फीचर की जरूरत नहीं उससे ज्यादा फीचर आ जाते हैं तो मेरा मॉडल ओवरफिट होता है। और ओवरफिट को कम करने के लिए हम फीचर सिलेक्शन करते हैं ताकि काम के फीचर लेकर जाएं। फीचर सिलेक्शन करने के मैंने आपको तरीके बताए कि आप अनोवा टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, या सेलेक्ट के बेस्ट जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू आप कराते हैं। एसवीएम कह रहा है रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगा। तो जो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं ना, ये ये काइंड ऑफ एक फीचर सिलेक्शन वाला काम भी हमारा यहाँ पर कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने मॉडल से वो सारी चीजें अभी भी पूछ सकते हैं जो अब तक पूछ रहे थे। पर ये करा क्या है इसने, हमने कहा इसने ये निकाले कॉफिशिएंट आपके। हमारी जो बाइंड वाली प्रॉब्लम थी ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की थी या मल्टी क्लास की थी? 3 क्लास थी इसमें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कॉफिशिएंट जितने फीचर हैं उतने आएंगे। और अगर हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन देंगे, जितनी क्लास हैं हर क्लास के अकॉर्डिंग कॉफिशिएंट निकलेंगे, है ना। अभी ये मैं आपको समझाऊंगा सर, ये कॉफिशिएंट
13 तो समझ में आते हैं, बाकी 13 क्यों आए, यहाँ पर 13 क्यों आए, 39 कोफिशिएंट कैसे आ गए, 13 फीचर हैं, जबकि बाइनरी क्लासिफिकेशन में तो सर यही आ रहे हैं, कहाँ गए कोफिशिएंट, ये दो ही आ रहे हैं, क्योंकि दो ही फीचर थे। ठीक है, तो अगर मैं दो फीचर हैं और 3 क्लास है मेरी, तो यहाँ भी 6 आते, दो दो और आते, दो और आते। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में उतने ही कोफिशिएंट्स निकलेंगे जितने फीचर्स हैं। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारे कोफिशिएंट ज्यादा निकलेंगे। क्यों ज्यादा निकलेंगे अभी ये समझाना बाकी है, अभी मेरा फोकस सी पर है। ठीक है, सी की व्यवस्था क्या है उस पर। अब यहाँ पर जो मुझे समझाना है वो समझो, किसी एक को पकड़ लो, ऊपर वाले को पकड़ लो, ये 13 कोफिशिएंट जो 13 फीचर के आए हैं इन्हें देख लो, इनकी बात बाद में करेंगे, करेंगे बाद में करेंगे, आज नहीं, क्योंकि मल्टी क्लास पर आ गए हम। आइरिस डेटा सेट में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो भी कितनी क्लास का है, 3 क्लास। ठीक है, उसमें 4 आएंगे, 4 1 4 1 4 1 12 आएंगे टोटल। अच्छा तो ये बताओ इंटरसेप्ट कितने आए होंगे, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए। चलो ठीक है, वापस आ जाओ। आप कॉफिशिएंट की वैल्यू पर फोकस करिए, कहां पर कॉफिशिएंट की वैल्यू लो है। एक, दो, तीन। अब जरा याद करो, अगर याद आ जाए तो फाइंड डेटा सेट का फीचर सिलेक्शन जब मैं मैनुअली कर रहा था, तो बहुत से फीचर ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, जिनका अनुभव वैल्यू बहुत कम आ रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी जो हाइपर पैरामीटर है वो क्या करता है, वो उन फीचर के कॉफिशिएंट को श्रिंक कर देता है, श्रिंक माने कम कर देता है, उनकी वैल्यू कम कर देता है, अगर वो फीचर काम के नहीं है। ऐसे फीचर जो अनइम्पॉर्टेंट फीचर हैं उनके कॉफिशिएंट लो आएंगे, है ना। इसलिए सी को श्रिंकेज पैरामीटर कहते हैं, श्रिंक करना, कम कर देना, है ना, सुकोड़ देना। किसको सुकोड़ रहा है ये, जो फीचर से कॉफिशिएंट आ रहे थे उन कॉफिशिएंट को सुकोड़ देता है, श्रिंक कर देता है, किन फीचर्स के, जो काम के नहीं है। तो यही तो फीचर सिलेक्शन होता है, और क्या होता है। अब सोचो अगर किसी को मैं जीरो ही कर दूं तो वो फीचर ही खत्म हो गया, फिर तो भाई ध्यान से देखो ना, इंटरनली M1 X1 प्लस M2 X2, अब M2 जीरो है तो कहाँ रहा ये फीचर, इसकी इंपॉर्टेंस ही कहाँ रही, इसका तो कंट्रीब्यूशन आई नहीं कोई। अब समझ रहे हो ना, जिस फीचर की वैल्यू कम है, जो कम इंपॉर्टेंट है, उसका कॉफिशिएंट लो कर दिया, जब वो लो होगा और अपने एक्स के साथ गुणा होगा तो टोटल में कम कंट्रीब्यूट करेगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। इसीलिए सी को कुछ लोग श्रिंकेज पैरामीटर भी कहते हैं, श्रिंकेज पैरामीटर, रेगुलराइजेशन पैरामीटर या श्रिंकेज पैरामीटर। चलिए, अब ये बात कि सर ये 3 क्यों निकाल रहा है, तो ये जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, आज तो नहीं कल पढ़ेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि भाई मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारा एसवीएम कैसे काम करती है। और थोड़ा सा पढ़कर आइएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मल्टी क्लास, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मल्टी क्लास में दो अप्रोच बताई थी मैंने, एक बताई थी ओबीआर, वन वर्सेस रेस, और एक बताई थी मैंने यहाँ पर मल्टीनोमियल।
तो उसी तरह से एसवीएम का मल्टी क्लास भी ऐसे ही काम करता है। यहाँ भी मल्टी क्लास की दो अप्रोच होती हैं, तो उन्हीं में से कोई एक बाय डिफॉल्ट चल पड़ेगी, हमने कुछ नहीं बताया इधर। चलो आज इतना, कल मिलेंगे और कल फिर डिस्कस करेंगे इस चीज के लिए, मल्टी क्लास के लिए। फिर बात करेंगे नॉन लीनियर कि नॉन लीनियर क्या होता है, तब जाके एसवीएम हमारा खत्म।